धारा 161 जांच लंबित रहने तक व्यादेश। यह धारा मजिस्ट्रेट को एक आपातकालीन शक्ति देती है ताकि वह सार्वजनिक सुरक्षा को तुरंत होने वाले गंभीर खतरे या चोट को रोकने के लिए उपद्रव संबंधी जांच पूरी होने से पहले ही व्यादेश इंजंक्शन जारी कर सके। एक, यदि धारा 172 के तहत आदेश देने वाला एक मजिस्ट्रेट यह मानता है कि जनता को गंभीर प्रकार के आसन्न खतरे या चोट को रोकने के लिए तत्काल उपाय किए जाने चाहिए, तो वह उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ आदेश दिया गया था ऐसा व्यादेश इंजंक्शन जारी कर सकता है, जो मामले के निर्धारण तक ऐसे खतरे या चोट को दूर करने या रोकने के लिए आवश्यक हो। सरल शब्दों में, अगर कोई मजिस्ट्रेट जो धारा 152 के तहत किसी उपद्रव पर काम कर रहा है यह महसूस करता है कि जनता को तुरंत और गंभीर खतरा या चोट लगने वाली है, तो वह तत्काल कदम उठाने के लिए उस व्यक्ति को व्यादेश, एक प्रकार का न्यायिक आदेश या निषेधाज्ञा जारी कर सकता है जिसके खिलाफ मूल आदेश दिया गया था। इस व्यादेश का उद्देश्य खतरे या चोट को रोकना या दूर करना है और यह तब तक लागू रहेगा जब तक मामले की अंतिम जांच पूरी नहीं हो जाती। व्यादेश का पालन न होने पर कार्रवाई, एक्शन ऑन डिसोबीडियंस ऑफ इंजंक्शन। तो यदि ऐसा व्यक्ति ऐसे व्यादेश का तुरंत पालन नहीं करता है तो मजिस्ट्रेट स्वयं ऐसे साधनों का उपयोग कर सकता है या उपयोग करवा सकता है जिन्हें वह ऐसे खतरे को दूर करने या ऐसी चोट को रोकने के लिए उचित समझे। सरल शब्दों में, यदि वह व्यक्ति जिसे व्यादेश मिला है तुरंत उसका पालन नहीं करता है, तो मजिस्ट्रेट खुद ही वह काम करवा सकता है या ऐसे उपाय करवा सकता है जिन्हें वह खतरा टालने या चोट रोकने के लिए उचित समझे। इसका मतलब है कि मजिस्ट्रेट खुद ही हस्तक्षेप करके स्थिति को ठीक करवा सकता है बिना व्यक्ति के सहयोग का इंतजार किए। सद्भावपूर्वक किए गए कार्यों के लिए संरक्षण, प्रोटेक्शन फॉर एक्ट्स डन इन गुड फेथ। 3, इस धारा के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा सद्भावपूर्वक इन गुड फेथ किए गए किसी भी कार्य के संबंध में कोई मुकदमा दायर नहीं किया जाएगा। सरल शब्दों में, अगर मजिस्ट्रेट ने इस धारा के तहत कोई भी काम ईमानदारी से और सही इरादे से इन गुड फेथ किया है, तो उसके खिलाफ कोई कानूनी मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है। यह मजिस्ट्रेट को आपात स्थिति में बिना किसी डर के कार्रवाई करने की सुरक्षा देता है। संक्षेप में, धारा 161 पर मजिस्ट्रेट को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक आपातकालीन शक्ति देती है। यह उन्हें उपद्रव संबंधी मामलों में तुरंत कार्रवाई करने की अनुमति देती है, खासकर जब गंभीर खतरा आसन्न हो, भले ही पूरी जांच लंबित हो। यह सुनिश्चित करती है कि मजिस्ट्रेट अपने कर्तव्य का पालन करते समय अनावश्यक कानूनी जटिलताओं से सुरक्षित रहे, जिससे वे प्रभावी ढंग से काम कर सकें। धारा 172 सार्वजनिक उपद्रव की पुनरावृत्ति या जारी रहने को रोकने की मजिस्ट्रेट की शक्ति। यह धारा कार्यपालक मजिस्ट्रेटों और पुलिस आयुक्तों, जहां लागू हो, को यह शक्ति देती है कि वे किसी व्यक्ति को पहले से मौजूद सार्वजनिक उपद्रव को दोहराने या जारी रखने से रोकें। एक जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या उप विभागीय मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या पुलिस उपायुक्त, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, जिसे राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस संबंध में सशक्त, एम्पावर्ड किया गया है, किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक उपद्रव को, जैसा कि भारतीय न्याय संहिता 2023 या किसी विशेष या स्थानीय कानून में परिभाषित किया गया है, दोहराने या जारी रखने का आदेश दे सकता है। सरल शब्दों में, कोई जिला मजिस्ट्रेट, या उप विभागीय मजिस्ट्रेट, या कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिसे राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट ने यह शक्ति दी हो, या पुलिस उपायुक्त, डीसीपी, जिसे राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट ने यह शक्ति दी हो, इनमें से कोई भी अधिकारी किसी भी व्यक्ति को यह आदेश दे सकता है कि वह किसी सार्वजनिक उपद्रव को न दोहराए या जारी न रखे। यहाँ सार्वजनिक उपद्रव की परिभाषा वही होगी जो भारतीय न्याय संहिता 2023, जो पहले भारतीय दंड संहिता थी, या किसी अन्य विशेष या स्थानीय कानून में दी गई है। उदाहरण के तौर पर,
यदि कोई व्यक्ति बार बार सार्वजनिक स्थान पर तेज संगीत बजाकर पड़ोसियों को परेशान करता है, या कचरा फेंकता है, या किसी सार्वजनिक मार्ग को बाधित करता है, तो इस धारा के तहत उसे ऐसा करने से रोकने का आदेश दिया जा सकता है। संक्षेप में, धारा 152 का उद्देश्य सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बनाए रखना है, खासकर जब कोई व्यक्ति जानबूझकर या लापरवाही से ऐसे कार्य करता है जिससे आम जनता को परेशानी या नुकसान होता है। यह सक्षम अधिकारियों को ऐसे उपद्रवों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए एक त्वरित कानूनी उपकरण प्रदान करती है। धारा 133 उपद्रव या आशंकित खतरे के तत्काल मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति। यह धारा कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को असाधारण परिस्थितियों में, जहां तत्काल रोकथाम या त्वरित उपाय की आवश्यकता हो, आदेश जारी करने का अधिकार देती है, ताकि किसी आसन्न खतरे, उपद्रव या शांति भंग को रोका जा सके। यह धारा सीआरपीसी की धारा 144 के समान है और एक ऐसे मामलों में जहां एक जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एक उप विभागीय मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से सशक्त, एम्पावर्ड कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट की राय में इस धारा के तहत कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है और तत्काल रोकथाम या त्वरित उपाय वांछनीय है, ऐसा मजिस्ट्रेट मामले के महत्वपूर्ण तथ्यों को बताते हुए और धारा 143 द्वारा प्रदान किए गए तरीके से तामील किए गए लिखित आदेश द्वारा किसी भी व्यक्ति को एक निश्चित कार्य से परहेज करने या उसके कब्जे में या उसके प्रबंधन के तहत किसी निश्चित संपत्ति के संबंध में एक निश्चित आदेश लेने का निर्देश दे सकता है, यदि ऐसा मजिस्ट्रेट मानता है कि ऐसा निर्देश वैध रूप से नियोजित किसी व्यक्ति को बाधा, कष्ट या चोट या मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा को खतरा या सार्वजनिक शांति भंग या दंगा या झगड़ा रोकने की संभावना है या रोकने की ओर अग्रसर है। सरल शब्दों में, जब एक जिला मजिस्ट्रेट, उप विभागीय मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट को लगता है कि इस धारा के तहत कार्रवाई करने का पर्याप्त कारण है और तत्काल रोकथाम या तुरंत उपाय करना जरूरी है, तो वह एक लिखित आदेश जारी कर सकता है। इस आदेश में मामले के मुख्य तथ्य बताए जाएंगे और इसे धारा 135 में बताए गए तरीके से व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा। ये आदेश किसी भी व्यक्ति को किसी खास काम को करने से रोकने या उसकी संपत्ति के संबंध में कोई खास कदम उठाने का निर्देश दे सकता है। मजिस्ट्रेट ऐसा आदेश तभी देगा जब उसे लगे कि यह निर्देश किसी वैध काम करने वाले व्यक्ति को रुकावट, परेशानी या चोट लगने से रोकेगा, या मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा को खतरे से बचाएगा, या सार्वजनिक शांति भंग होने, दंगे या झगड़े को रोकेगा। आपातकालीन स्थितियों में आदेश, ऑर्डर्स इन इमरजेंसी सिचुएशंस। 2. इस धारा के तहत एक आदेश आपातकाल के मामलों में या ऐसे मामलों में जहां परिस्थितियां उस व्यक्ति पर समय पर नोटिस तामील करने की अनुमति नहीं देती जिसके खिलाफ आदेश निर्देशित है, एक तरफा एक्स पार्टे पारित किया जा सकता है। सरल शब्दों में, यह आदेश आपातकालीन स्थितियों में या उन मामलों में जहां समय की कमी के कारण उस व्यक्ति को नोटिस देना संभव नहीं है जिसके खिलाफ आदेश दिया जा रहा है, तो मजिस्ट्रेट यह आदेश एक तरफा एक्स पार्टे पारित कर सकता है, यानी उस व्यक्ति को सुने बिना। आदेश किसे संबोधित किया जा सकता है? टू हुम ऑर्डर मे बी डायरेक्टेड। 3. इस धारा के तहत एक आदेश किसी विशेष व्यक्ति को या किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को या आम जनता को निर्देशित किया जा सकता है जब वे किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में अक्सर आते जाते हों। सरल शब्दों में, यह आदेश किसी खास व्यक्ति को दिया जा सकता है या किसी खास जगह या इलाके में रहने वाले सभी लोगों को या आम जनता को जो किसी खास जगह पर अक्सर जाती है। आदेश की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ ऑर्डर। 4. इस धारा के तहत कोई भी आदेश उसके बनने की तारीख से 2 महीने से अधिक समय तक लागू नहीं रहेगा, परंतु यह कि यदि राज्य सरकार मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा को खतरे को रोकने के लिए या दंगे या किसी झगड़े को रोकने के लिए ऐसा करना आवश्यक समझती है,
तो वह अधिसूचना नोटिफिकेशन द्वारा निर्देश दे सकती है कि इस धारा के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया आदेश उस तारीख से 6 महीने से अधिक की अतिरिक्त अवधि के लिए लागू रहेगा जिस तारीख को मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया आदेश ऐसे आदेश के बिना समाप्त हो गया होता, जैसा कि वह उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट कर सकती है। सरल शब्दों में यह आदेश 2 महीने से ज्यादा समय तक लागू नहीं रहेगा। लेकिन अगर राज्य सरकार को लगता है कि मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा को खतरा रोकने के लिए या दंगा झगड़ा रोकने के लिए इसे बढ़ाना जरूरी है, तो राज्य सरकार एक अधिसूचना जारी करके इसे बढ़ा सकती है, लेकिन अधिकतम 6 महीने तक उस तारीख से जब मजिस्ट्रेट का मूल आदेश समाप्त होता। सैंडी आदेश को रद्द या संशोधित करने की शक्ति, पावर टू रिसिंड और ऑल्टर ऑर्डर। 5. कोई भी मजिस्ट्रेट या तो अपनी पहल पर या किसी पीड़ित व्यक्ति के आवेदन पर अपने द्वारा या अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट द्वारा या अपने पूर्ववर्ती प्रेडेसेसर इन ऑफिस द्वारा इस धारा के तहत दिए गए किसी भी आदेश को रद्द, रिसिंड या परिवर्तित, ऑल्टर कर सकता है। सरल शब्दों में कोई भी मजिस्ट्रेट खुद ही या किसी पीड़ित व्यक्ति के आवेदन पर अपने खुद के दिए गए आदेश को या अपने से निचले रैंक के किसी मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश को या अपने पूर्ववर्ती पहले वाले मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश को रद्द या बदल सकता है। 6. राज्य सरकार या तो अपनी पहल पर या किसी पीड़ित व्यक्ति के आवेदन पर उपधारा 4 के परंतु के तहत उसके द्वारा दिए गए किसी भी आदेश को रद्द या परिवर्तित कर सकती है। सरल शब्दों में राज्य सरकार भी या तो अपनी पहल पर या किसी पीड़ित व्यक्ति के आवेदन पर उपधारा 4 के परंतुक, जिसमें अवधि बढ़ाई गई थी, के तहत अपने द्वारा दिए गए आदेश को रद्द या बदल सकती है। और सुनवाई का अवसर और कारणों का रिकॉर्ड, अपॉर्चुनिटी फॉर हियरिंग एंड रिकॉर्डिंग रीजंस। 7. जहां उपधारा 5 या उपधारा 6 के तहत कोई आवेदन प्राप्त होता है तो मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, आवेदक को व्यक्तिगत रूप से या किसी अधिवक्ता एडवोकेट के माध्यम से अपने समक्ष उपस्थित होने और आदेश के खिलाफ कारण बताने का शीघ्र अवसर प्रदान करेगा। और यदि मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, आवेदन को पूर्णतः या आंशिक रूप से अस्वीकार करता है तो वह ऐसा करने के कारणों को लिखित में दर्ज करेगा। सरल शब्दों में जब कोई व्यक्ति उपधारा 5 या 6 के तहत आदेश को रद्द या बदलने के लिए आवेदन करता है, तो मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार जिसके पास आवेदन किया गया है, आवेदक को जल्द से जल्द खुद या वकील के माध्यम से पेश होने और आदेश के खिलाफ कारण बताने का मौका देगा। अगर मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार आवेदन को पूरी तरह या आंशिक रूप से खारिज करता है तो उन्हें ऐसा करने के कारणों को लिखित में दर्ज करना होगा। चीटेड संक्षेप में, धारा 163 कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा को तत्काल खतरे या उपद्रव से बचाने के लिए एक शक्तिशाली और त्वरित कानूनी उपाय प्रदान करती है। यह उन्हें आपातकालीन स्थितियों में बिना सुनवाई के भी आदेश देने की अनुमति देती है, हालांकि यह सुनिश्चित करती है कि आदेश की अवधि सीमित हो और मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा इसकी समीक्षा की जा सके। यह नागरिकों को भी आदेश के खिलाफ अपना पक्ष रखने का अधिकार देती है। धारा 164, भूमि या जल संबंधी विवाद। जहां शांति भंग होने की संभावना हो वहां प्रक्रिया। यह धारा एक महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक प्रावधान है जो कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को भूमि या जल या उनकी सीमाओं से संबंधित ऐसे विवादों को निपटाने की शक्ति देता है जिनसे सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना हो। मजिस्ट्रेट का मुख्य उद्देश्य यहां कब्जे, पोजेशन का निर्धारण करना है, न कि स्वामित्व, ओनरशिप का। बाइक, जब भी एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट को एक पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट से या अन्य जानकारी से यह संतुष्टि होती है कि उसके स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर किसी भूमि या जल या उनकी सीमाओं के संबंध में एक ऐसा विवाद मौजूद है जिससे शांति भंग होने की संभावना है, तो वह लिखित में एक आदेश देगा जिसमें उसकी संतुष्टि के आधार बताए जाएंगे और ऐसे विवाद से संबंधित पक्षों को एक निर्दिष्ट तिथि
और समय पर व्यक्तिगत रूप से या एक वकील के माध्यम से अपने न्यायालय में उपस्थित होने और विवाद के विषय के वास्तविक कब्जे के तथ्य के संबंध में अपने अपने दावों के लिखित बयान प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। सरल शब्दों में, जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट या अन्य जानकारी से यकीन हो जाता है कि उसके इलाके में किसी जमीन, पानी या उनकी सीमाओं को लेकर झगड़ा है, और इस झगड़े से कानून व्यवस्था शांति भंग होने का खतरा है, तो वह एक लिखित आदेश जारी करेगा। इस आदेश में वह बताएगा कि उसे ऐसा क्यों लगता है। वह आदेश झगड़े वाले पक्षों को बुलाएगा कि वे एक तय तारीख और समय पर अदालत में खुद आएं या अपने वकील के साथ आएं। और वे लिखित में बताएं कि विवाद वाली जमीन, पानी पर असली कब्जा किसका है। 2. इस धारा के प्रयोजनों के लिए भूमि या जल अभिव्यक्ति में इमारतें, बाजार, मत्स्य पालन, फिशरीज, फसलें या भूमि के अन्य उत्पाद और ऐसी किसी भी संपत्ति का किराया या लाभ शामिल है। सरल शब्दों में, इस धारा में जमीन या पानी का मतलब सिर्फ जमीन का टुकड़ा या पानी का स्रोत ही नहीं है। इसमें इमारतें, बाजार, मछलियां पकड़ने के अधिकार, फिशरीज, खेतों की फसलें या जमीन से मिलने वाली कोई भी चीज और ऐसी संपत्ति से मिलने वाला किराया या मुनाफा भी शामिल है। 3. आदेश की एक प्रति इस संहिता द्वारा समन की तामील के लिए प्रदान किए गए तरीके से ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों पर तामील की जाएगी जैसा मजिस्ट्रेट निर्देशित करे, और कम से कम एक प्रति विवाद के विषय के पास या उस पर किसी स्पष्ट स्थान पर चिपकाकर प्रकाशित की जाएगी। सरल शब्दों में, यह आदेश उसी तरह से लोगों को दिया जाएगा, तामील किया जाएगा जैसे समन दिया जाता है। और कम से कम एक कॉपी विवाद वाली जगह के पास किसी ऐसी जगह पर चिपकाई जाएगी जहां सब देख सकें। 4. मजिस्ट्रेट विवाद के विषय को कब्जे में रखने के अधिकार के लिए किसी भी पक्ष के गुणों या दावों का उल्लेख किए बिना इस प्रकार प्रस्तुत किए गए बयानों की जांच करेगा, पक्षों को सुनेगा, उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी साक्ष्य प्राप्त करेगा, यदि आवश्यक हो तो ऐसे और साक्ष्य लेगा जैसा वह आवश्यक समझे, और यदि संभव हो तो यह तय करेगा कि उपधारा 1 के तहत उसके द्वारा आदेश दिए जाने की तारीख को कौन सा पक्ष विवाद के विषय के कब्जे में था। परंतु यह कि यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य जानकारी मजिस्ट्रेट को प्राप्त होने की तारीख से ठीक 2 महीने पहले या उस तारीख के बाद और उपधारा 1 के तहत उसके आदेश की तारीख से पहले किसी पक्ष को बलपूर्वक और गलत तरीके से बेदखल कर दिया गया है, तो वह ऐसे बेदखल किए गए पक्ष को ऐसा मान सकता है जैसे कि वह उपधारा 1 के तहत उसके आदेश की तारीख को कब्जे में था। सरल शब्दों में, मजिस्ट्रेट इस बात पर ध्यान नहीं देगा कि कानूनी रूप से जमीन किसकी है, स्वामित्व पर नहीं। वह सिर्फ झगड़े वाले पक्षों के लिखित बयान पढ़ेगा, उन्हें सुनेगा, उनके पेश किए गए सभी सबूत लेगा और अगर उसे जरूरी लगे तो और सबूत भी ले सकता है। और अगर संभव हो तो वह यह तय करेगा कि जिस दिन उसने आदेश दिया था उपधारा 1 के तहत, उस दिन विवाद वाली जगह पर असली कब्जा किसका था। विशेष प्रावधान, प्रोविजो, बलपूर्वक बेदखली। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि उसे पुलिस रिपोर्ट या जानकारी मिलने की तारीख से ठीक 2 महीने पहले के भीतर या उस जानकारी मिलने के बाद लेकिन उसके आदेश देने की तारीख से पहले किसी पक्ष को ज़बरदस्ती और गलत तरीके से उसके कब्जे से हटा दिया गया है, तो मजिस्ट्रेट उस बेदखल किए गए पक्ष को ऐसा मानेगा जैसे कि वह उसके आदेश की तारीख को ही कब्जे में था। यह प्रावधान बेदखल किए गए व्यक्ति को त्वरित राहत देने के लिए है। F5 इस धारा में कुछ भी किसी भी ऐसे पक्ष को जिसे उपस्थित होने की आवश्यकता है या किसी अन्य इच्छुक व्यक्ति को यह दिखाने से नहीं रोकेगा कि ऐसा कोई विवाद जैसा ऊपर कहा गया है मौजूद नहीं है या कभी मौजूद नहीं था, और ऐसे मामले में मजिस्ट्रेट अपना उक्त आदेश रद्द कर देगा और उस पर सभी आगे की कार्यवाही रोक दी जाएगी। लेकिन ऐसे रद्दकरण के अधीन उपधारा 1 के तहत मजिस्ट्रेट का आदेश अंतिम होगा। सरल शब्दों में, कोई भी पक्ष जिसे अदालत में बुलाया गया है या कोई भी दूसरा व्यक्ति जिसे इस मामले में दिलचस्पी है, वह यह साबित कर सकता है कि ऐसा कोई झगड़ा है ही नहीं या कभी था ही नहीं। अगर ऐसा साबित हो जाता है
तो मजिस्ट्रेट अपना आदेश रद्द कर देगा। ओ, और इस मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी। ओ, लेकिन अगर आदेश रद्द नहीं होता है तो उपधारा 8 के तहत मजिस्ट्रेट का कब्जे का प्रारंभिक आदेश अंतिम माना जाएगा। 6 ए, यदि मजिस्ट्रेट यह तय करता है कि कोई एक पक्ष विवाद के उक्त विषय के कब्जे में था या उपधारा 4 के परंतुक के तहत ऐसा माना जाना चाहिए, तो वह एक आदेश जारी करेगा जिसमें ऐसे पक्ष को कानून के उचित पाठ्यक्रम में बेदखल होने तक उस पर कब्जा रखने का हकदार घोषित किया जाएगा और ऐसी बेदखली तक ऐसे कब्जे में किसी भी बाधा को प्रतिबंधित करेगा। और जब वह उपधारा 4 के परंतुक के तहत कार्यवाही करता है तो बलपूर्वक और गलत तरीके से बेदखल किए गए पक्ष को वापस कब्जे में बहाल कर सकता है। बी, इस उपधारा के तहत दिया गया आदेश उपधारा 3 में निर्धारित तरीके से तामील और प्रकाशित किया जाएगा। सरल शब्दों में, ओ, अगर मजिस्ट्रेट यह तय करता है कि कोई एक पक्ष कब्जे में था या उसे कब्जे में माना जाना चाहिए, ओ, तो वह एक आदेश जारी करेगा जिसमें यह घोषित किया जाएगा कि वह पक्ष उस जगह पर कब्जा रखने का हकदार है जब तक कि उसे कानून के अनुसार हटा न दिया जाए। ओ, और वह उस कब्जे में किसी भी तरह की दखलंदाजी को तब तक रोकेगा जब तक उसे कानूनी तरीके से हटाया न जाए। ओ, अगर मजिस्ट्रेट ने उपधारा 4 के विशेष प्रावधान के तहत कार्रवाई की है, यानी बेदखल किए गए को कब्जे में माना है, तो वह उस पक्ष को जिसे जबरदस्ती बेदखल किया गया था वापस कब्जे में दिला सकता है। ओ, यह आदेश भी उपधारा 3 में बताए गए तरीके से लोगों को दिया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा। 7, जब ऐसी किसी भी कार्यवाही में कोई पक्षकार मर जाता है तो मजिस्ट्रेट मृत पक्षकार के कानूनी प्रतिनिधि को कार्यवाही में एक पक्षकार बना सकता है और तत्पश्चात जांच जारी रखेगा। और यदि यह प्रश्न उठता है कि ऐसी कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए मृत पक्षकार का कानूनी प्रतिनिधि कौन है, तो मृत पक्षकार के प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले सभी व्यक्तियों को उसमें पक्षकार बनाया जाएगा। सरल शब्दों में, ओ, अगर मामला चलते हुए कोई पक्षकार मर जाता है तो मजिस्ट्रेट मृत व्यक्ति के कानूनी वारिस लीगल रिप्रेजेंटेटिव को इस केस का पक्षकार बना सकता है। ओ, और उसके बाद जांच जारी रखेगा। ओ, अगर यह सवाल उठता है कि मृत व्यक्ति का असली कानूनी वारिस कौन है, तो वारिस होने का दावा करने वाले सभी लोगों को इस केस का पक्षकार बनाया जाएगा। 8, यदि मजिस्ट्रेट की राय है कि संपत्ति की कोई फसल या अन्य उत्पाद जो इस धारा के तहत उसके समक्ष लंबित कार्यवाही में विवाद का विषय है, तेजी से और स्वाभाविक रूप से खराब होने वाली है, तो वह ऐसी संपत्ति की उचित हिरासत या बिक्री का आदेश दे सकता है और जांच पूरी होने पर ऐसी संपत्ति या उसके बिक्री आय के निपटान के लिए ऐसा आदेश देगा जैसा वह उचित समझे। सरल शब्दों में, ओ, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि विवाद वाली जमीन की कोई फसल या कोई और चीज ऐसी है जो जल्दी खराब हो सकती है, जैसे फल सब्जियां, ओ, तो वह उसकी उचित देखभाल या बेचने का आदेश दे सकता है। ओ, और जब जांच पूरी हो जाए तो वह उस संपत्ति या उसे बेचने से मिले पैसों को कैसे निपटाना है इसका आदेश देगा। 9, मजिस्ट्रेट यदि वह उचित समझे तो इस धारा के तहत कार्यवाही के किसी भी चरण में किसी भी पक्ष के आवेदन पर किसी भी गवाह को उपस्थित होने या कोई दस्तावेज या वस्तु प्रस्तुत करने का निर्देश देने के लिए समन जारी कर सकता है। सरल शब्दों में, मजिस्ट्रेट किसी भी समय किसी भी पक्ष के कहने पर किसी गवाह को बुला सकता है या उसे कोई दस्तावेज या चीज पेश करने का आदेश दे सकता है। 10, इस धारा में कुछ भी मजिस्ट्रेट की धारा 126 के तहत कार्यवाही करने की शक्तियों को कम करने वाला नहीं माना जाएगा। सरल शब्दों में, इस धारा के प्रावधानों से धारा 126 के तहत मजिस्ट्रेट की शक्तियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। धारा 126 शांति बनाए रखने के लिए प्रतिभूति लेने से संबंधित है। संक्षेप में, धारा 164 एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो शांति भंग को रोकने के लिए भूमि और जल विवादों में कब्जे का निर्धारण करती है। यह सुनिश्चित करती है कि कानून व्यवस्था बनी रहे, विवादित संपत्ति का नुकसान न हो और बेदखल किए गए व्यक्ति को त्वरित राहत मिल सके। यह सिविल कोर्ट में स्वामित्व के दावों पर विचार किए बिना केवल तत्काल कब्जे की स्थिति को संबोधित करती है।
धारा 165 विवादित विषय को कुर्क करने और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति। यह धारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यह शक्ति देती है कि यदि भूमि या जल से संबंधित विवादों में शांति भंग का खतरा बना रहता है या कब्जे का निर्धारण नहीं हो पाता है, तो वह विवादित संपत्ति को कुर्क अटैच कर सके और उसकी देखभाल के लिए रिसीवर नियुक्त कर सके। 1. यदि मजिस्ट्रेट धारा 164 की उपधारा 1 के तहत आदेश देने के बाद किसी भी समय मामले को आपातकालीन मानता है, या यदि वह यह तय करता है कि किसी भी पक्ष का उस प्रकार का कब्जा नहीं था जिसका उल्लेख धारा 164 में है, या यदि वह स्वयं को संतुष्ट करने में असमर्थ है कि उनमें से किसका विवादित विषय पर कब्जा था, तो वह विवादित विषय को कुर्क कर सकता है जब तक कि एक सक्षम न्यायालय कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसके कब्जे के हकदार व्यक्ति के संबंध में पक्षों के अधिकारों का निर्धारण न कर दिया हो। सरल शब्दों में, अगर धारा 164 के तहत आदेश देने के बाद मजिस्ट्रेट को किसी भी समय लगता है कि मामला आपातकालीन है, या अगर मजिस्ट्रेट यह तय करता है कि किसी भी पक्ष का ऐसा कब्जा नहीं था जैसा धारा 164 में बताया गया है, यानी कोई स्पष्ट कब्जा धारक नहीं है, या अगर मजिस्ट्रेट यह तय नहीं कर पाता कि विवादित संपत्ति पर असली कब्जा किसका था, तो वह विवादित जमीन या पानी को कुर्क कर सकता है, अपने कब्जे में ले सकता है। यह कुर्की तब तक रहेगी जब तक कोई सक्षम अदालत, सिविल कोर्ट, यह तय न कर दे कि संपत्ति का असली कब्जा किसे मिलना चाहिए। परंतु यह कि ऐसा मजिस्ट्रेट किसी भी समय कुर्की वापस ले सकता है यदि वह संतुष्ट है कि विवादित विषय के संबंध में अब शांति भंग होने की कोई संभावना नहीं है। विशेष प्रावधान प्रोविजो, मजिस्ट्रेट कुर्की को कभी भी हटा सकता है अगर उसे लगता है कि अब उस जमीन या पानी को लेकर शांति भंग होने का कोई खतरा नहीं है। रिसीवर की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। 2. जब मजिस्ट्रेट विवादित विषय को कुर्क करता है तो वह, यदि किसी सिविल न्यायालय द्वारा ऐसे विवादित विषय के संबंध में कोई रिसीवर नियुक्त नहीं किया गया है, तो संपत्ति की देखभाल के लिए ऐसे प्रबंध कर सकता है जैसा वह उचित समझे, या यदि वह उचित समझे तो उसका एक रिसीवर नियुक्त कर सकता है जिसके पास मजिस्ट्रेट के नियंत्रण के अधीन सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का 5 के तहत नियुक्त रिसीवर की सभी शक्तियां होंगी। सरल शब्दों में, जब मजिस्ट्रेट किसी जमीन या पानी को कुर्क करता है, और यदि किसी सिविल कोर्ट ने पहले से कोई रिसीवर नियुक्त नहीं किया है, तो मजिस्ट्रेट उस संपत्ति की देखभाल के लिए खुद ही व्यवस्था कर सकता है, या अगर उसे ठीक लगे तो वह एक रिसीवर नियुक्त कर सकता है। यह रिसीवर मजिस्ट्रेट के नियंत्रण में काम करेगा और उसके पास सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत नियुक्त रिसीवर की सभी शक्तियां होंगी, जैसे संपत्ति का प्रबंधन करना, आय इकट्ठा करना आदि। परंतु यह कि यदि बाद में किसी सिविल न्यायालय द्वारा विवादित विषय के संबंध में एक रिसीवर नियुक्त किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट विशेष प्रावधान प्रोविजो, अगर मजिस्ट्रेट द्वारा रिसीवर नियुक्त करने के बाद किसी सिविल कोर्ट द्वारा उसी संपत्ति के लिए कोई और रिसीवर नियुक्त कर दिया जाता है, तो मजिस्ट्रेट को अपने द्वारा नियुक्त रिसीवर को विवादित विषय का कब्जा सिविल न्यायालय द्वारा नियुक्त रिसीवर को सौंपने का आदेश देगा और तत्पश्चात अपने द्वारा नियुक्त रिसीवर को कार्यमुक्त कर देगा। अपने नियुक्त रिसीवर को आदेश देना होगा कि वह संपत्ति का कब्जा सिविल कोर्ट के रिसीवर को सौंप दे और फिर अपने रिसीवर को हटा देना होगा। ऐसे अन्य आनुषंगिक या परिणामी आदेश दे सकता है जो न्याय संगत हों। ऐसे अन्य सहायक या परिणामी आदेश भी दे सकता है जो न्याय संगत हों, जैसे खर्चों का हिसाब या अन्य संबंधित मामले। संक्षेप में, धारा 165 मजिस्ट्रेट को भूमि या जल विवादों में कानून व्यवस्था बनाए रखने और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण आपातकालीन शक्तियां देती है। यह सुनिश्चित करती है कि जब तक वास्तविक अधिकारों का निर्धारण नहीं हो जाता, तब तक संपत्ति का उचित प्रबंधन हो। यह भी स्पष्ट करती है कि आपराधिक प्रक्रिया के तहत मजिस्ट्रेट की कार्रवाई सिविल कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन होगी, जिससे न्यायिक व्यवस्था में समन्वय बना रहे।